नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ब्याज के निर्धारण सिद्धांत की व्याख्या करना, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अर्थात आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि वास्तव में परंपरावादी अर्थशास्त्री या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किस प्रकार से ब्याज की दर का निर्धारण करते थे, और साथ ही साथ यदि ब्याज की दर में परिवर्तन होता था तो वो कौन से कारक थे जिसके कारण ये परिवर्तन होते थे, और मार्केट में ऑटोमेटिक मैकेनिज्म काम करता था और फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित हो जाता था। परंपरावादी यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का यह मानना था कि ब्याज की दर का निर्धारण वास्तव में ऑटोमेटिक पावर के द्वारा होता है तथा ब्याज की दर एक निश्चित स्तर पर बनी रहती है। इस प्रकार से इन्होंने लेजर इंटरफेयर जैसे शब्द का प्रयोग किया, अर्थात सरकार का काम केवल राज्य की सुरक्षा करना होता है, जबकि मार्केट मैकेनिज्म को इंटरफेयर करना नहीं होता है। तो आइए आज हम देखते हैं ब्याज निर्धारण का परंपरावादी दृष्टिकोण। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बताया कि ब्याज की दर का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर पूंजी की मांग तथा पूंजी की पूर्ति दोनों बराबर होती है। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पर होगा जहां पर डिमांड ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ कैपिटल। सप्लाई ऑफ कैपिटल जहां पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, वहीं पर संतुलित ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। पूंजी की मांग, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, अर्थात निवेश के लिए मांग, वहीं पूंजी की पूर्ति को हम लोग बचत कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां पर निवेश तथा बचत दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाएगा। इन्होंने कहा कि वास्तव में जो डिमांड ऑफ द कैपिटल होती है, ये क्या होती है? अधिकतर कैपिटलिस्टिक द्वारा किया जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है, वहीं पर सप्लाई ऑफ कैपिटल्स जो होती है, ये हमारी सेविंग्स का पार्ट होता है। जो सेविंग्स हम लोग करते हैं और बैंकों में रखते हैं, उसी को बैंक लोन के रूप में कैपिटलिस्टिक्स को दे देता है। तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम हरदम मेंटेन रहता है, इक्विलिब्रियम बना रहता है, और उसी के अंतर्गत लोचशील ब्याज दर, वर्ड याद रखिएगा, लोचशील ब्याज की दर इस मार्केट को यानी कैपिटल मार्केट को यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को इक्विलिब्रियम में सदैव बनाए रखता है। तो जिम्मेदारी किसकी हुई इक्विलिब्रियम बनाए रखने की? रेट ऑफ इंटरेस्ट की। यानी जो लोचशील ब्याज की दर है वो कैपिटल मार्केट में इक्विलिब्रियम बनाए रखता है तथा आई तथा एस के बीच में सदैव इक्विलिब्रियम पॉइंट बना रहता है, इक्विलिब्रियम बना रहता है। लोचशील ब्याज की दर, यदि कोई इसमें असंतुलन होता है तो लोचशील ब्याज की दर इसमें पुनः संतुलन लाने का प्रयास करता है। ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज डिमांड फॉर कैपिटल, यानी व्हाट इज द डिमांड ऑफ कैपिटल। पूंजी में एक विशेष गुण पाया जाता है, प्रोडक्टिविटी का। क्या गुण पाया जाता है? प्रोडक्टिविटी का, उत्पादकता का एक विशेष गुण पाया जाता है। पूंजीपत जितने की पूंजी लगाता है, मान लीजिए कोई कैपिटलिस्टिक है, वो 100 रुपीज की पूंजी लगाता है, तो उस पूंजी के द्वारा वो 500 अर्न करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल में स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी की। इसी प्रोडक्टिविटी से बेनिफिट लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए कैपिटलिस्टिक पूंजी को लगाता है, और ये पूंजी लगाना जो है वो उसके लिए वो मार्केट से डिमांड करता है, क्योंकि उसके पास जितनी पूंजी होती है वो लगा देता है, एक्सेस मात्रा में कैपिटल लगाना चाहता है। तो जिसके बदले में जब हम लोग पूंजी लेते हैं, डिमांड करते हैं, तो उसके बदले में हम रिवार्ड के रूप में
क्या देते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, हम ब्याज देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अर्न कर रहे हो तो जिनसे आप पूंजी ले रहे हैं उनको भी तो आपको देना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो पूंजी की डिमांड कम होगी, कैपिटल की डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा यदि देना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हो मुझे प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है कि इतना मैं इस पूंजी से उत्पादकता ना ले पाऊं, इसलिए पूंजीपति पूंजी की मांग कम कर देता है। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो पूंजी की मांग को बढ़ा देता है, क्योंकि अब उस उत्पादकता से वो उनको पेमेंट कर सकता है जिनसे उन्होंने पूंजी लिया और अपने लिए बेनिफिट अर्न कर सकता है। तो सीधा तात्पर्य है कि पूंजी में एक विशेष गुण पाया जाता है उत्पादकता का, जिसके कारण एक पूंजीपत इसको लेता है और लगाता है ताकि इससे बेनिफिट अर्न किया जा सके, और इसके बदले में वो जिनसे पूंजी लेता है उनको ब्याज देता है। इसलिए डिमांड ऑफ कैपिटल हैव द निगेटिव रिलेशनशिप रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी डिमांड ऑफ कैपिटल हैव निगेटिव रिलेशनशिप विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो डिमांड ऑफ कैपिटल कम होगी। डिमांड ऑफ कैपिटल को हम बोल चुके हैं कि हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आइए हम डायग्राम द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में हमने ओ एक्स अक्ष पर हमने पूंजी या की मांग, डिमांड ऑफ कैपिटल को लिया है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट कहेंगे। परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने लिया है। यहां पर देखिए कैपिटल की मांग यानी पूंजी की मांग जो है आई है, दैट हैव द निगेटिव स्लोप, ये ऋणात्मक ढाल की है। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी चीज की उत्पादकता जो होती है, जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे उसकी उत्पादकता लगातार कम होती चली जाती है। 10 इन्वेस्टमेंट फंक्शन हैव द निगेटिव स्लोप। तो इस प्रकार ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऋणात्मक ढाल का होता है, क्योंकि जैसे जैसे निवेश की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे उससे मिलने वाला रिवार्ड, उत्पादकता लगातार कम होती चली जाएगी। इसलिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से निगेटिव रिलेशनशिप रखता है। Thus we can say that कि I is the function of rate of interest। हम कह सकते हैं कि जो निवेश है वो ब्याज की दर का फलन है। अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर OR1 है तो हम निवेश क्या कितना कह सकते हैं? OI1 है। ओके, जब हम ब्याज की दर घट करके OR3 हो जाती है तो उत्पादक निवेश की मांग बढ़ा करके I2 कर देता है, तो निवेश बढ़ाकर I2 कर देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर घटती है तो निवेश की मात्रा बढ़ती है। तो हम क्या कहेंगे? ब्याज की दर कम हुई तो इन्वेस्टमेंट का बढ़ा। ओके, वहीं जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ती है यानी हम OR2 से OR1 पे चले जाते हैं तो निवेश की मांग घट जाती है। ओके, तो वाइस वर्सा हम ये कह सकते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम करता है, इन्वेस्टमेंट यानी डिमांड ऑफ द कैपिटल कम की जाती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन functional relationship that have with the rate of interest. If rate of interest will be high, then investment will be low, and then the rate of interest will be low, इंटरेस्ट रेट विल बी हाई। यानी जब ब्याज की दर अधिक होती है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, जब ब्याज की दर कम होती है तो इन्वेस्टमेंट अधिक होता है। तो ये हमारे पास एक फंक्शंस मिल गया और एक हमारे पास रेखाचित्र एक्सप्लेन कर दिए। दूसरा होता है सप्लाई ऑफ कैपिटल। सप्लाई ऑफ कैपिटल कौन करता है? हम डोमेस्टिक लोग करते हैं, डोमेस्टिक पर्सन करते हैं, हम लोग बचाते हैं। ठीक है, इसको क्या होता है? हमारे पास कुछ पैसा होता है, ये मनी होती है, ये मनी हम लोग अपनी अनिश्चितता के लिए रखते हैं। बट इस मनी में एक हमने बताया कि गुण होता है प्रोडक्टिविटी का। तो जब कोई क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में इस मनी के बदले में कोई हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक देता है तो हम अधिक मनी देने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके त्याग के, अगर इस मनी को कोई हमसे लेता तो हमको त्याग पीड़ा होगी,
त्याग या पीड़ा होगी। कि मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपीज हो और कोई मुझसे मांगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। तो इस दुख को कंपनसेट करने के लिए, इस दुख को पूरा करने के लिए, यदि वो कहता है कि मैं लौटाते वक्त आपको 1100 रुपए लौटा दूंगा, अर्थात 100 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा, तो ये मेरा दुख कम हो जाता है। तो क्योंकि एक मनी में प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी पाई जाती है, और प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी के कारण हम किसी को मुद्रा देते हैं तो बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। सप्लाई ऑल्सो हैव द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट दैट हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी पूंजी की पूर्ति का, यानी सेविंग्स, जिसको हम कैपिटल, सप्लाई ऑफ कैपिटल कहेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेविंग। इसे हम बचत कह सकते हैं। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ती है तो बचत की दर भी बढ़ेगी, जब ब्याज की दर घटेगी तो बचत की दर भी घटेगी। Thus we can say that कि savings and rate of interest both have the positive correlation, and if the rate of interest will be high then the saving will be also high, if the rate of interest will be decline then the saving also decline। यदि ब्याज, हम कह सकते हैं कि बचत और ब्याज की दर में धनात्मक संबंध पाया जाता है। जब ब्याज की दर बढ़ती है अर्थव्यवस्था में तो उसके परिणाम स्वरूप बचतें भी बढ़ती हैं, जब ब्याज की दर घटती है तो उसके परिणाम स्वरूप बचतें भी घटती हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारे पास सप्लाई होती है, दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप, इसकी स्लोप पॉजिटिव होती है। अब ये यहां पर देख सकते हैं कि पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। हम एक्स एक्सिस पे सेविंग्स को ले लिए, यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने इंटरेस्ट रेट को ले लिए। ये हमारे पास सेविंग फंक्शन है, दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप एंड इट इज आल्सो रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ आर। और वो दोनों है, जैसे ब्याज की दर OR1 है तो सेविंग्स की रेट OS1 है। जब ब्याज की दर बढ़ करके OR2 हो जाती है तो हमारे पास सेविंग्स बढ़ करके OS2 हो जाती है। ओके, तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाते हैं, ए से हम बी पॉइंट पर आ जाते हैं। इस प्रकार बचत फलन, जिसको हम सप्लाई ऑफ कैपिटल कहते हैं, दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप, ये धनात्मक ढाल का होता है। अब हम देखते हैं कि संतुलित ब्याज की दर कहां निर्धारण होगा। संतुलित ब्याज का निर्धारण जहां पर बचत और निवेश दोनों बराबर हो जाए। Thus we can see that at equilibrium point, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ई बिंदु पर, यहां पर क्या है कि बचत और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है, बचत और निवेश दोनों बराबर है। इससे हम लंब अक्ष पर जब हमने डाला तो हमें संतुलित ब्याज की मात्रा OR1 प्राप्त होती है, तथा जब हमने इस पे आधार अक्ष पर इसको लंब डाला तो यहाँ पर संतुलित क्या होते हैं, बचत तथा निवेश हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जहां पर बचत और निवेश दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। अब क्या होता, क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम पॉइंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। यदि अर्थव्यवस्था में किसी कारण से सेविंग्स ज्यादा हो जाए और डिमांड्स कम हो जाए, किसी कारण से, आई डोंट नो द रीजन, अर्थव्यवस्था में पूंजी की मांग कम हो जाए किसी कारण से और बचतें ज्यादा हो जाए, ठीक है। इफ एनी कंडीशन बाई कोई एनी कॉजेज से अर्थव्यवस्था में सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो जाती है, तो देखिए बचते ज्यादा हैं तो इतनी पूंजी की पूर्ति अधिक होगी। जब इतनी सप्लाई अधिक हो जाएगी, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है। जब सप्लाई अधिक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूंजी बहुत अधिक है, उसको लेने वाले लोग कम है। देख सकते हो, पूंजी की डिमांड कम है और उसकी सप्लाई ज्यादा है। तो पूंजी अधिक है तो पूंजी की जो पूंजी अधिक है वो लोग कहेंगे अच्छा कम ब्याज पे ले लो, तो ब्याज की दर कम हो जाएगी। अब हम यहां पर आए, अभी भी हम देख सकते हैं सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है, तो यहां पर भी देखिए सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, अर्थात डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, फिर से ब्याज की दर कम होगी और तब तक ये कम होती जाएगी जब तक कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना जाए। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशंस आ जाती है, जब अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब अर्थव्यवस्था में पूंजी की मांग अधिक हो जाती है तथा पूंजी की पूर्ति कम हो जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं ए एंड बी पॉइंट पर, यहां पर देखिए कि अर्थव्यवस्था में, इस पॉइंट से आप देख सकते हो कि अर्थव्यवस्था में पूंजी की डिमांड ज्यादा है। डिमांड कितनी है, देखिए इतनी डिमांड है, क्योंकि ब्याज की दर कम है, ब्याज की दर OR1 है तो डिमांड इतनी है।
और पूंजी की पूर्ति कितनी है, मात्र पूर्ति इतनी है। तो देखिए पूंजीपति ज्यादा चाह रहे हैं पूंजी और पूंजी की सप्लाई कम है। देखिए सप्लाई ये है इतनी है, सेविंग्स इतनी है हमारे पास। तो पूंजीपत क्या कहते हैं, हमको ज्यादा जरूरत है। जब आपको ज्यादा पूंजी की जरूरत रहेगी तो आप क्या करोगे, ब्याज की दर बढ़ा दोगे। तो ब्याज की दर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हम आ गए OR2 ब्याज पर। अभी भी देखिए कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर भी ब्याज की दरें और बढ़ेंगी और ये तब तक बढ़ती जाएगी जब तक हम संतुलन इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर नहीं आ जाते। तो हम ये देख सकते हैं कि ये चाहे कंडीशन हो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, चाहे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यहाँ पर इलास्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें परिवर्तन, ब्याज की दर में परिवर्तन पॉजिटिव एंड निगेटिव हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर पुनः ले आती है। इसी को क्लासिकल अर्थशास्त्री इनविजिबल हैंड्स की संज्ञा दिए हैं। इनविजिबल हैंड्स, यही अदृश्य हाथ है जो अर्थव्यवस्था को सदैव संतुलन में बनाए रखता है। गवर्नमेंट का काम केवल राज्य की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी मेंटेन करना होता है। मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट ऑटोमेटिक पावर, ऑटोमेटिक्स पावर मार्केट को इक्विलिब्रियम में सदैव बनाए रखती है। यही है क्लासिकल इम्प्लॉय में उसको क्लासिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन थ्योरी, अर्थात परंपरावादी सिद्धांत ये कहता है कि जहां पर पूंजी की मांग, पूंजी की पूर्ति दोनों बराबर होती है, वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। साथ ही साथ लोचशील ब्याज की दरें डिमांड और सप्लाई में, सेविंग या इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम बनाए रखती हैं ताकि अर्थव्यवस्था संतुलन में बनी रहे। थैंक यू।